नमस्कार दोस्तों, माँ गायत्री कोचिंग क्लासेस से मैं एमपी सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज से हम अपनी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि जिन छात्रों को फिजिक्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है, बहुत ज़्यादा कठिन लगती है, ऐसे छात्रों के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि आप हमारा वीडियो देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको फिजिक्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगने वाली, क्योंकि हम यहाँ पे एक एक टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाने वाले हैं और उसके अंदर ये समझ लीजिए कि आपको फिजिक्स को बिल्कुल भी रटना नहीं है, बिल्कुल आपने समझ लिया, आपको याद होने वाला है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। तो दोस्तों, बोर्ड पर आप नजरें जमाए रखें, एक एक चीज को ध्यान से समझें। मैं यहाँ पे हर चीज डिटेल्स में समझाऊंगा, वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर होगा, है ना, क्योंकि एक एक चीज क्लियर करेंगे। थोड़ा सा आप लोग हर चीज को क्लियर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें, है ना। तो दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स की पहली यूनिट स्थिर विद्युत के अंतर्गत दो लेसन आते हैं। पहला जो हमारा लेसन है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें जो शब्द आया है विद्युत आवेश या विद्युत, तो सबसे पहले विद्युत की उत्पत्ति कहां से हुई या विद्युत की है क्या है विद्युत की, क्या विद्युत है। तो सबसे पहले इसी पर हम चर्चा करेंगे, अपनी यूनिट का नाम और विद्युत की उत्पत्ति। तो सबसे पहले दोस्तों, यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत की। इसको समझने के लिए आपको मैं बता रहा हूं कि विद्युत शब्द की अगर हम बात करें, विद्युत सिर्फ विद्युत ओनली, तो विद्युत दो प्रकार की होती है दोस्तों। दो प्रकार से विद्युत का अध्ययन किया जाता है। पहला है स्थिर विद्युत की, दूसरा है धारा विद्युत। स्थिर विद्युत, धारा विद्युत या स्थिर विद्युत की, धारा विद्युत की, एक ही बात। तो दोस्तों, स्थिर विद्युत की क्या है, धारा विद्युत क्या है। धारा विद्युत को हम गति विद्युत भी कहते हैं, गति विद्युत की भी कहते हैं इसको हम, ठीक है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो स्थिर विद्युत की क्या है। सबसे पहले विद्युत का अध्ययन हम दो भागों में करते हैं, स्थिर विद्युत की, धारा विद्युत, ठीक है ना। तो अब अगर हम बात करें कि स्थिर विद्युत की क्या है, तो दोस्तों, स्थिर विद्युत की का मतलब आप समझिए यहाँ पे भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर विद्युत की कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आया आपको समझ में। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर विद्युत की कहते हैं। और भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें आवेश गति कर रहा होगा, उसे हम गति विद्युत या धारा विद्युत कहते हैं। समझ में आया दोस्तों, ठीक है ना। तो विद्युत शब्द का अध्ययन हम दो भागों में करते हैं, स्थिर विद्युत की, गति विद्युत की, है ना। तो स्थिर विद्युत की क्या है, गति विद्युत की क्या है, मैंने आपको क्लियर किया, है ना। और इनकी डेफिनेशन भी मैं आपको लिखवाऊंगा। तो आप सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं दोनों की, कि स्थिर विद्युत की, इसकी बात करें। सबसे पहले स्थिर विद्युत की क्या है, तो स्थिर विद्युत की डेफिनेशन यहाँ पर लिख रहा हूं मैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत की कहलाती है।
स्थिर विद्युत की कहलाती है। ठीक है, इसी के बाद अगर हम बात करें धारा विद्युत या गति विद्युत की, एक ही बात है, गति विद्युत की, तो सेम डेफिनेशन सेम ही रहेगी। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है, गति विद्युत की कहलाती है। तो दोस्तों समझ में आया आपको विद्युत क्या है? विद्युत का अध्ययन हम दो भागों में करते हैं, स्थिर विद्युत की, गति विद्युत की। स्थिर विद्युत की क्या है, डेफिनेशन लिख दिया, गति विद्युत की क्या है उसका भी लिख दिया। क्लियर हो गया दोस्तों? तो विद्युत दो प्रकार की होती है, ठीक है ना, स्थिर विद्युत की, गति विद्युत की, है ना। इन दो भागों में हम विद्युत का अध्ययन करते हैं और इस पार्ट में हमें केवल स्थिर विद्युत की का ही अध्ययन करना है। तो दोस्तों समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम विद्युत की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं, है ना। ये यूनिट का ये आपको समझाना था, दो भागों में अध्ययन करते हैं। अब हम बात करेंगे विद्युत कहाँ से उत्पन्न हुई है, ठीक है ना। तो विद्युत कहाँ से उत्पन्न हुई है इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, गर्मी ज्यादा है। तो दोस्तों विद्युत की उत्पत्ति के लिए थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। विद्युत शब्द की उत्पत्ति के लिए 6वीं शताब्दी में यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने एम्बर नामक पदार्थ की खोज की, जिसे ऊनी कपड़े से उन्होंने रगड़ा और रगड़ने के दौरान उन्होंने पाया कि जब वो ऊनी कपड़े से, मान लीजिए एम्बर है, ये ऊनी कपड़ा है, इसको उन्होंने क्या किया, दोनों को आपस में रगड़ा और रगड़ने के बाद एम्बर में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचने के, जैसे हल्की वस्तु जैसे कागज के टुकड़े, धूल के कण, पत्तियों के टुकड़े, है ना, इनको अपनी हल्के पंखों, इनको अपनी ओर खींचने का गुण एम्बर में उत्पन्न हो गया। दोस्तों एम्बर का ग्रीक नाम है इलेक्ट्रम और इसी से इलेक्ट्रिसिटी शब्द बना हुआ है। तो यहाँ से विद्युत की उत्पत्ति हुई, ठीक है ना। अब उसके बाद थेल्स के बाद लगभग सैकड़ों वर्षों तक किसी भी वैज्ञानिक का इसमें ध्यान नहीं गया। फिर इसके बाद कौन आए, इसके बाद आए आपके विलियम गिलबर्ट, ठीक है ना। विलियम गिलबर्ट ने एम्बर के समान ही इस प्रकार के कई पदार्थों की खोज उन्होंने करी, ठीक है ना। उसके बाद उनके बाद में फिर सन 1646 में सर थॉमस ब्राउन के अनुसार उन्होंने एक डेफिनेशन दी विद्युत की, जो एक फाइनल डेफिनेशन उन्होंने दी कि विद्युत की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उन्होंने कहा कि वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का गुण आ जाता है उसे विद्युत कहते हैं, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सर थॉमस ब्राउन ने डेफिनेशन दिया और अगर हम करें शुरुआत कहाँ किसने की, वैज्ञानिक थेल्स ने। ये नाम आपको इसलिए याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये आपको पूछ लिए जाते हैं एक नंबर में, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है किसने क्या किया है, ठीक है ना। तो बीच बीच में मैं आपको बताता जाऊंगा। तो समझ में आया आपको कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुओं में इस प्रकार के गुण आ जाते हैं कि वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो रगड़ने के बाद ऐसा क्या होता है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही है, सब एक एक चीज क्लियर करने वाला हूं, एक भी चीज छूटेगी नहीं। तो सबसे पहले हम उस डेफिनेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना, कि यहां दिख रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि विद्युत की उत्पत्ति हो गई है, डेफिनेशन आपको मैंने बताई। तो सर थॉमस ब्राउन ने कहा कि वह ऊर्जा जिसके कारण किसी वस्तु में अन्य दूसरी वस्तुओं को, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। चूंकि यह विद्युत कैसे उत्पन्न हुई है, जब रगड़ा है दो पदार्थों को, घर्षण किया गया है, अतः इसे घर्षण विद्युत भी कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों, घर्षण विद्युत भी कहते हैं। और चूंकि इसमें जो आवेश है वो गति नहीं
कर रहा है, वो रुका हुआ है एक जगह, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्थिर विद्युत भी कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का गुण आ गया है, उस पदार्थ को विद्युन्मय या आवेशित पदार्थ कहते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा इसका कि घर्षण विद्युत क्या है, या स्थिर विद्युत क्या है, या विद्युत क्या है ना। तो मैं यहाँ आपको ये लिखवा देता हूँ, आप नोट करते जाए साथ में, ये भी आपको नोट करना है, इसका क्वेश्चन बना के ये भी नोट करना है। इसके बाद में अब मैं आपको विद्युत के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ। विद्युत या घर्षण विद्युत या स्थिर विद्युत, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है ना। देखिए सर थॉमस ब्राउन के अनुसार वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत कहते हैं। विद्युत कहते हैं। ठीक है ना। चूंकि यह विद्युत रगड़ने से या घर्षण से उत्पन्न हुई है, अतः इसे घर्षण विद्युत कहते हैं। दोस्तों इसमें इस विद्युत के स्थिर होने के कारण इसे, अच्छा देखिएगा, स्थिर होने के कारण, दोस्तों यहां लिखता हूं, स्थिर होने के कारण इसे स्थिर विद्युत भी कहते हैं। ठीक है ना। इसे स्थिर विद्युत भी कहते हैं। तीनों डेफिनेशन हुई है ना। और उस पदार्थ को जिसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, विद्युन्मय या आवेशित कहलाता है। तो दोस्तों क्लियर समझ में आया। सबसे पहले अपन ने विद्युत की बात करी, दो भागों में अध्ययन करते हैं, दोनों की डेफिनेशन, इसके बाद विद्युत का इतिहास मैंने आपको बताया, फिर इसकी डेफिनेशन घर्षण विद्युत की। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसके बारे में समझाऊंगा, तीनों चीजों के बारे में। दोस्तों अपन इसको साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों घर्षण विद्युत, विद्युन्मय, स्थिर विद्युत या विद्युत डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि घर्षण जब किया जाता है दो वस्तुओं में
तो क्या होता है, प्रयोग के द्वारा समझने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे कई युग्म होते हैं कई वस्तुओं के जिन्हें हम घर्षण कराते हैं तो उनमें आवेश की उत्पत्ति होती है। तो देखते हैं ऐसे ही कुछ युग्मों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आवेश की प्रकृति के बारे में बात करेंगे, आवेश कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जैसे एक रेशम का कपड़ा लेते हैं, ये एक रेशम का कपड़ा है और एक हमने यहाँ पे लेती कांच की छड़। और दोस्तों जब इन दोनों के बीच में घर्षण हुआ, इन दोनों को जब रगड़ा है, अभी तो किसी पर कोई आवेश नहीं है, इस पर भी आवेश कुछ नहीं है, इस पर भी कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही जब हम घर्षण इन दोनों के बीच में करते हैं तो यहाँ कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। दोस्तों सीधा सा मतलब है कि जब दो वस्तुओं के बीच में घर्षण किया जाता है तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, और जब एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं दूसरे में जाते हैं तो दोस्तों जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर प्लस चार्ज और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर माइनस चार्ज आ जाता है, जिसके कारण ये विद्युतीय गुणों का फिर प्रदर्शन भी करने लगते हैं। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि इन पर आवेश उत्पन्न हो गया है। आवेश क्या है? तो दोस्तों आवेश किसी पदार्थ का एक गुणधर्म होता है, एक विद्युतीय गुणधर्म है जिसे ग्रहण कर लेने के बाद वह पदार्थ विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगता है। मतलब जब उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है तो वो आकर्षित करने लगता है, प्रतिकर्षित करने लगता है, विद्युत क्षेत्र में उसको ले जाओगे तो अपना प्रभाव भी बहुत छोड़ता है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो ठीक देखिए कांच की छड़ को जब रगड़ा जाता है, ठीक है ना, तो कांच की छड़ को जब रगड़ेंगे तो रगड़ने के दौरान क्या होगा कि इस पर कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार एक अन्य कांच की छड़ को भी अगर हम लेंगे और उसको भी अगर हम रगड़ते हैं तो रेशम के कपड़े से ही रगड़ेंगे। मान लीजिए ये रेशम है और ये कांच की छड़, कांच की छड़, और ये भी क्या है कांच की छड़, और इसको किसी दूसरे रेशम के कपड़े से रगड़ा, मान लीजिए वो ये है ना, ये दूसरा रेशम है, तो इस पर भी क्या आएगा, इस पर भी प्लस चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि दोनों बात तो एक ही, कांच की छड़ वो है, रेशम का कपड़ा ये कांच की छड़, ये रेशम का कपड़ा। तो दोस्तों दोनों कांच की छड़ें हमने देख ली, हमने रगड़ के और रगड़ने के बाद में हम क्या करते हैं कि इसको एक धागे से यहाँ हमने इसको लटका दिया है, कांच की छड़ को लटका देते हैं और यहाँ एक अन्य धागे से दूसरी कांच की छड़ लटका देते हैं। तो दोस्तों क्या होता है जब इनको पास लाते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करती हैं, एक दूसरे दूर हटेंगी। दोनों कांच की छड़ों को जब पास लाएंगे तो ये क्या करेंगी, दूर हटेंगी। ठीक है ना। तो ये प्रयोग हो गया। दूसरा अगर हम बात करें एक एमोनाइट की छड़ी, ऊनी कपड़े से रगड़ेंगे उसको, तो ऊनी कपड़ा हमने मान लीजिए ये ऊनी कपड़ा है और इस ऊनी कपड़े के से हमें एक एमोनाइट की छड़ हमने रगड़ी, ये एमोनाइट की छड़ मान लीजिए। ठीक है ना। तो ऊनी कपड़े से जब एमोनाइट की छड़ को रगड़ते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि ऊनी कपड़ा हो जाता है धनावेशित और इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाता है इस पर, नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही एक अन्य ऊनी कपड़ा लेते हैं और उसको हम जब एक एमोनाइट की छड़ से रगड़ेंगे तो उस पर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। उस ऊनी कपड़ा तो हो जाएगा धनावेशित और इस पर हो जाएगा आ जाएगा ऋणावेशित। दोस्तों ऐसा अब दोनों छड़ों को फिर हम इसी प्रकार से लटकाते हैं, इधर लटका देते हैं। ठीक है ना। एक एमोनाइट की छड़ को हमने लटका दिया यहाँ और एक एमोनाइट की छड़ को हमने लटका दिया यहाँ, ये लटक गई। तो दोस्तों जब इन दोनों छड़ों को लटकाने के बाद में पास लाएंगे तो ये दोनों छड़ें भी क्या करेंगी, एक दूसरे से दूर हटेंगी। दोस्तों ये एक दूसरे को दूर करेंगे। ये जब हम इनको पास लाएंगे तो एक बल का अनुभव हमें होगा और वो बल होगा प्रतिकर्षण बल। वो एक दूसरे को दूर हटाने के लिए बल लगाएंगे दोनों छड़ें। कारण आपको मैं बाद में बताने वाला हूँ। अब दोस्तों क्या होगा कि एक ले लेते हैं हम यहाँ से, कौन सी छड़ है ये, कांच की छड़, ये कांच की छड़ ले लेते हैं। यहाँ से ये जो एमोनाइट की छड़ है, एक एमोनाइट की छड़ ले लेते हैं। इनको दिला करके देख लेते हैं पास क्या होने वाला है। तो दोस्तों जब इनको पास लाते हैं, ये कांच की छड़ और ये आपकी यहाँ पर
कौन सी छड़ है ये एगोनाइट की छड़, इस पर प्लस चार्ज है, ठीक है ना, और इस पर क्या है माइनस चार्ज है। दोस्तों जब हम इनको पास लाते हैं तो दोनों पर ही कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है दोस्तों, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है ना। तो ये इसको खींचेगी और ये इसको खींचेगी, ठीक है ना, दोनों ही एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि जब हमने कांच की छड़ ली, रेशम का कपड़ा लिया, घर्षण किया, इस पर प्लस चार्ज आया, है ना, और इस पर दोनों एक और छड़ ली, उस पर भी उसी प्रकार का आवेश होगा निश्चित रूप से। तो जब दोनों सेम आवेशों को जब पास लाया जाता है तो कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल का हमें सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी कौन सा बल लगेगा दोस्तों, प्रतिकर्षण बल लगेगा यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे कौन सा बल लगेगा, यहाँ पे लगेगा आपका आकर्षण बल दोस्तों। तो एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गई है कि जब समान आवेश मतलब एक जैसे आवेशों को आप पास ला रहे हैं तो प्रतिकर्षण बल, और अगर असमान आवेशों यानी कि विजातीय आवेशों को अगर आप पास ला रहे हो तो उनमें आकर्षण बल लग रहा है। दोस्तों प्रारंभ में ये मैं आपको धनावेश बोल रहा था क्योंकि अब हम लोग तो जानते हैं, पहले वैज्ञानिकों को नहीं पता था। तो प्रारंभ में जब कई इस प्रकार के प्रयोग किए तो कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को कहा था कचाव आवेश बोला था। कौन सा आवेश बोला था, कचाव आवेश। और एगोनाइट की छड़ में जो उत्पन्न आवेश हुआ था, उस एगोनाइट की छड़ में जो उत्पन्न आवेश था उसको बोला गया था रेजनी आवेश। कौन सा आवेश, रेजनी आवेश। तो दोस्तों फिर इसके बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कचाव को कहा धनावेश और रेजनी आवेश को ऋणावेश का नाम दिया। तो आया आपको दोस्तों समझ में, ठीक है ना। तो फिर इनका नामकरण हुआ, इनका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का नामकरण किया कि कचाव आवेश मतलब धनावेश और रेजनी आवेश को क्या कहा, ऋणावेश। नामकरण की जो पद्धति है वो आज भी प्रचलित है दोस्तों। आज भी हम कचाव आवेश यानी कि धनावेश इसको कहते हैं, और एगोनाइट की छड़ में जो उत्पन्न आवेश जिसको हम रेजनी आवेश पहले बोलते थे उसको ऋणावेश बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये धनावेश और ऋणावेश दो प्रकार के आवेश होते हैं। और इनमें एक चीज और आपको समझ में आ गई होगी कि जब इनको एक जैसे आवेश होंगे यानी कि धनावेश को अगर आप पास लाते हो तो आपको प्रतिकर्षण बल का सामना करना पड़ेगा, और धनावेश और ऋणावेश को जब आप सामने लाओगे, पास लाओगे तो आकर्षण बल लगता है दोस्तों। तो ये आवेशों की प्रकृति है। तो दोस्तों आवेश क्या है, घर्षण के दौरान क्या हुआ, एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ गए, एक पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, एक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के एगोनाइट की छड़ में पहुंच गए, यहाँ ऋणावेशित हो गया। तो किसी पदार्थ का धनावेशित होना या ऋणावेशित होना व्यक्त करता है कि उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है या अधिकता हुई है। अगर कोई पदार्थ धनावेशित हुआ है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या धनावेशित है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है वहां पे, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, दूसरी जगह पहुंच गया। और यदि इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु पर पहुंच गया, जिस जगह पहुंचा है, जिस दूसरे पदार्थ पर पहुंच गया, वहां ऋणावेश ज्यादा हो गया, मतलब वहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो चुकी है। तो ये व्यक्त करता है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब एक एग्जांपल से मैं और आपको समझाऊंगा यहाँ पे कि आवेश, सबसे पहले आवेश का डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। आवेश का डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि परीक्षा में आ सकता है, तो इसलिए ये सारी चीज मैंने आपको इसलिए समझाई कि आवेश की प्रकृति क्या होती है, कैसे आवेश की उत्पत्ति हुई है घर्षण से, ठीक है ना दोस्तों। तो आवेश के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। आवेश क्या है, किसी पदार्थ का एक भौतिक गुणधर्म है, ठीक है ना। आवेश किसी पदार्थ का क्या है, एक भौतिक गुणधर्म है जिसे अर्जित कर लेने के बाद पदार्थ कैसा हो जाता है, पदार्थ विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगता है, ठीक है ना। तो आवेश, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसे ग्रहण कर लेने के बाद पदार्थ विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगता है। आवेश, विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश
की डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिखता हूं, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुणधर्म है जिसे ग्रहण करने के बाद वह पदार्थ विद्युतीय गुणों जैसे विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र आदि का प्रदर्शन करने लगता है। ठीक है ना दोस्तों, सिंपल डेफिनेशन है ना। आवेश, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुणधर्म है जिसे ग्रहण करने के बाद वह पदार्थ विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगता है ना, विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल आदि। तो ये हो गया आवेश। आवेश है कैसी राशि है आवेश? आवेश एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलाम होता है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका विद्युत आवेश की डेफिनेशन। ठीक है ना। और इसकी प्रकृति के बारे में आपको बता ही दिया गया है। इसका फॉर्मूला और लिख देता हूं मैं यहाँ पे। सूत्र आवेश का अगर आप लिखते हो तो विद्युत धारा के बारे में फॉर्मूले से लिखोगे, Q बराबर IT। शब्दों में इसको लिखते हैं कैसे? शब्दों में इसको अगर हम लिखेंगे तो Q को बोलते हैं अपन क्या? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश बराबर धारा गुणा समय। तो ये आपका विद्युत आवेश का सूत्र है। ठीक है ना दोस्तों। मतलब अगर धारा समय पता हो तो आवेश निकाला जा सकता है। ठीक है। तो ये आपका विद्युत आवेश हो चुका है। ठीक है। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। काफी बड़ा देखने में लगता है वो सिद्धांत, क्योंकि उसको लिखने में जब लिखते हैं तो थोड़ा सा बड़ा लगता है, लेकिन एक्चुअली जब मैं आपको समझाने वाला हूं तो 2 मिनट लगने वाले हैं केवल, ओनली 2 मिनट। और 2 मिनट में आप उस सिद्धांत को कंप्लीट कर सकते हो। 5 नंबर में क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो दोस्तों अब हम उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि पदार्थों में जब घर्षण होता है तो होता क्या है। ठीक है ना। कैसे आवेश उत्पन्न हो जाता है उन पदार्थों में, तो आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में हम इस सिद्धांत में बात करने वाले हैं। इसी आधार पर इस सिद्धांत का जो नाम है वो है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है ना। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है दोस्तों, इसको नोट कर लेना आप लोग वीडियो को स्टॉप करके, क्योंकि ये आपको अपनी कॉपी में जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे नोट करा रहा हूँ टॉपिक, वो आप नोट करेंगे जरूर, है ना। तो विद्युत आवेश हो चुका है। अब आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दोस्तों, ये क्वेश्चन 4 या 5 नंबर में बनता है, तो अब देख लेते हैं अपन इसको। अभी हम मैं आपको पूरा क्लियर करता हूं, पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको नोट कराऊंगा, है ना। तो नोट कराने क्योंकि आप उसको अच्छे से समझ लें, काफी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत सिंपल। दोस्तों आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, दोस्तों पूरी दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में या पूरे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु है एक्स वाई जेड, तो जितनी भी प्रकार की वस्तुएं हैं वो सब वस्तुएं काय से मिलकर बनी है? कोई बता सकता है? पढ़ा होगा आपने, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बताइए, मैं बताता हूं। दोस्तों इस ब्रह्मांड में जितनी भी प्रकार की वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुएं अणुओं से मिलकर के बनती हैं, और अणु
छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बनता है। और परमाणु की अगर हम बात करें तो आप जानते होंगे अच्छे से, जब केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले परमाणु की बात आती है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर पूरा क्लियर करने वाला हूँ। कोई भी वस्तु है इस वर्ल्ड में कैसे मिलकर बनती है? छोटे छोटे अणुओं से, और अणु छोटे छोटे परमाणुओं से। परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, सबसे सूक्ष्मतम इकाई परमाणु। परमाणु से सूक्ष्म कुछ नहीं होता, मतलब परमाणु को डिवाइड नहीं किया जा सकता। परमाणु इतनी छोटी इकाई है कि उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। आप सोचो कि मैं परमाणु को आधा कर दूं, नॉट पॉसिबल। देखिए अणु क्या है? पदार्थ है, पदार्थ से कैसे बनता है? अणु से, अणु परमाणु से। अब परमाणु के अंदर का जो सिस्टम है वो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन परमाणु को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। परमाणु किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, मूलभूत इकाई से अपन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अपन बात करने वाले हैं कि परमाणु के अंदर क्या होता है ना। तो दोस्तों यहाँ पे आप इनको ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सिद्धांत अगर आप इसको रटने जाओगे, याद करने जाओगे, नहीं होगा। समझ लोगे 1 मिनट में आप इसको क्लियर सुना दोगे मेरे को, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो फिर से एक बार क्लियर करता हूँ। कोई पदार्थ है अणु से, अणु कैसे बनता है? इधर देखिए आप लोग, हेडिंग डालू पहले में, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। दोस्तों में कोई है जो अभी आपने अपन ने पढ़ा है ना कि आवेश आ गया, साथ घर्षण करने के बाद में प्लस चार्ज आ गया, माइनस आ गया, कैसे आ गया, वही मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ कैसे हो जाता है ये, ठीक है। तो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में आपको कोई पदार्थ है कैसे बना है? अणु से। अणु कैसे बना है? परमाणु से। परमाणु क्या है? किसी पदार्थ की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई है परमाणु। परमाणु से सूक्ष्म और कुछ नहीं है, है ना। अब परमाणु के बारे में बात अपन करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों परमाणु के अंदर या परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं। मान लीजिए ये किसी परमाणु का नाभिक है, क्या है ये? बहुत बड़ा बना देता हूँ क्योंकि इसमें आपको क्लियर आपको देखना चाहिए। तो देख लीजिए, मान लीजिए ये क्या है? किसी पदार्थ का परमाणु का नाभिक है, केंद्रीय भाग को कहते हैं नाभिक। किसी परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं। नाभिक में 2 प्रकार के कण, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है ना। ध्यान से समझना दोस्तों, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। प्रोटॉन को P से दर्शाया है, न्यूट्रॉन को N से। तो 2 प्रकार के कण कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक के अंदर, ठीक है ना। तो नाभिक के अंदर 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर धनावेश, न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। तो दोस्तों अब नाभिक के बाहर क्या होता है? नाभिक के बाहर होती हैं कक्षाएं। इस टाइप से ये, जैसे मान लीजिए ये पहली कक्षा, इसके बाद ये दूसरी कक्षा, फिर तीसरी, फिर चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, इस टाइप से कक्षाएं होती है दोस्तों। तो नाभिक के बाहर जो कक्षाएं हैं उनमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्या करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को हम दर्शाते कैसे हैं? E से। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन होते कहाँ हैं? नाभिक के बाहर कक्षाएं होती हैं। बेसिकली अगर हम बात करें, कक्षाओं में कक्षक होते हैं, कक्षकों में उपकक्षक होते हैं, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये काफी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है नाभिक है, नाभिक के बाहर कक्षाएं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं नाभिक के। और दोस्तों प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋणावेश होता है ना, वो प्रत्येक प्रोटॉन के धनावेश के इक्वल होता है। ये बात अच्छे से समझना है आपको। मतलब जितना एक प्रोटॉन पर आवेश है उतना ही एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। आवेश का मान बराबर है लेकिन प्रकृति अलग अलग है, ये ऋणावेश और ये धनावेश। तो इसका मतलब ये हुआ कि आवेश का मान समान है, परिमाण समान है, लेकिन प्रकृति अलग है। और जितने नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं किसी परमाणु में, उतने ही कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना नाभिक में धनावेश उतना ही कक्षाओं में ऋणावेश। इसका मतलब परमाणु के अंदर धनावेश और ऋणावेश का जो मान है वो बिल्कुल इक्वल है, समान है। और जब धनावेश और ऋणावेश का मान समान है
तो क्या करेगा, धनावेश ऋणावेश को समाप्त कर देगा। और परमाणु पर जब हम आवेश की बात करेंगे तो कितना आवेश होगा बताइए, 0। कितना आवेश होगा, 0। यानी कि परमाणु के अंदर दो विपरीत प्रकार के आवेशित कण हैं, इसके बाद भी परमाणु कैसा है, उदासीन। परमाणु के पर दो विपरीत प्रकार के कण होने के बाद भी परमाणु कैसा है, उदासीन है। ठीक है ना, इसी कारण से परमाणु विद्युत रूपेण उदासीन होता है। तो दोस्तों जितना इसमें धनावेश उतना ही ऋणावेश। अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं उनके साथ एक कंडीशंस होती है दोस्तों। क्या कंडीशंस होती है, जैसे ये नाभिक है, ये पहली कक्षा है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। पहली कक्षा की और नाभिक के जो बीच की दूरी है वो क्या बहुत कम होती है। अब जैसे ही हम दूसरी कक्षा में जाएंगे क्या होगा, दूरी बढ़ गई दूसरी कक्षा में। अब हम तीसरी कक्षा की बात करेंगे तो नाभिक के और तीसरी कक्षा के बीच की दूरी भी बढ़ गई। चौथी कक्षा की बात करेंगे दूरी और बढ़ गई। पांचवी कक्षा की बात करेंगे दूरी और बढ़ गई। छठवीं कक्षा की बात करेंगे दूरी और बढ़ गई। तो दोस्तों जब ये कक्षाओं की दूरी बढ़ती है तो होता क्या है, आकर्षण बल कमजोर होता है। जो नाभिक और इन कक्षाओं के बीच में, यानी कि नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो कमजोर होने लगता है। जैसे पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक से प्रबल आकर्षण बल से बंधे हुए रहते हैं। दूसरी कक्षा में थोड़ा सा बल कमजोर हो जाता है, तीसरी कक्षा में और कमजोर हो जाता है। अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण बल नगण्य हो जाता है, ज्यादा कम हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन बंधे रहेंगे दृढ़ता से, दूसरे थोड़े से कम दृढ़ता से बंधे रहेंगे, तीसरे और कम, और अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है उन पर नाभिक के आकर्षण का बल का मान कम हो जाता है। दोस्तों ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि मैं आपको एक बेसिक उदाहरण देता हूँ, कई बार ऐसा आप लोगों ने भी किया होगा। जैसे क्लास चल रही है और क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, मान लीजिए 100-200 बच्चे बैठे हुए हैं और क्लास में लाइन से बैठते हैं अपन। तो आगे की लाइन में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और टीचर की पूरी बात समझेंगे। टीचर का भी पूरा फोकस आगे वालों पर रहेगा, ज्यादा रहता ही है ना। आगे जो बैठे हैं वो तो हिल भी नहीं सकते। अब जैसे जैसे फिर क्या है, दूसरी लाइन आएगी, तीसरी लाइन में बच्चे जो बैठे हैं वो थोड़े से कम ध्यान देंगे टीचर की बात पे, और लास्ट में जो बैठे हैं पीछे वाले बच्चे तो बिल्कुल ध्यान देंगे। सर क्या पढ़ा रहे हैं कोई मतलब नहीं, उनको अपने काम से मतलब है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और कोई तो पता चला कि थोड़ा सा सर का ध्यान हटा तो वो पीछे के गेट से वहीं के वहीं निकल भी गया। होता है ना ऐसा, किया हुआ आप लोग कई बार ऐसा, है ना। तो ये इसी टाइप से मैं आपको ये पूरी बात यहाँ पे समझाने वाला हूँ। यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार का होने वाला है। जो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो तो दृढ़तापूर्वक बंधे हुए हैं, वो भाग नहीं सकते अपनी कक्षा को छोड़कर, बहुत ज्यादा आकर्षण बल पर लगा हुआ है। फिर दूसरी कक्षा में थोड़ा कमजोर हो जाता है बल, तीसरी कक्षा में और कमजोर हो जाता है। अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है उन पर आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है, जिसके कारण थोड़ी सी बाह्य ऊर्जा लेकर के, मान लीजिए ये अंतिम कक्षा है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन अगर है तो इसको थोड़ी सी बाह्य ऊर्जा मिली और ये अपनी कक्षा को छोड़ करके पृष्ठ पर गति करने लगते हैं, और ये अपनी कक्षा को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं और पृष्ठ पर गति करने लगते हैं। जब ये अपनी कक्षा को छोड़ करके जाएगा तो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई कि नहीं हुई, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई ना। तो ये कक्षा को छोड़ करके गया तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो फिर यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो एक धनावेश एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसका मतलब परमाणु पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो दोस्तों यही जो ये अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन वस्तुओं के आवेशित होने के लिए जिम्मेदार होते हैं, आवेशित या विद्युन्मय होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यही आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, डेट्स ऑल। अब मैं आपको ये 1 मिनट में पूरा सुनाता हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों दुनिया में कोई पदार्थ है कैसे बनता है, अणु से, अणु परमाणु से। परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक में 2 प्रकार के प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर धनावेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, उदासीन होता है ना। नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश और प्रोटॉन का धनावेश परिमाण में समान होते हैं लेकिन प्रकृति अलग अलग, ठीक है ना। अब क्या होता है कि नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ
कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान मात्रा में मौजूद रहते हैं। इस कारण से नाभिक जो परमाणु है वो विद्युत रूप में उदासीन होता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जो पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन है वो प्रबल आकर्षण बल से बंधे हुए रहते हैं और दूसरी कक्षा में आकर्षण बल का मान कम हो जाता है। धीरे धीरे ये आगे बढ़ने पर आकर्षण बल का मान कम होता जाता है। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल का मान, नाभिक के आकर्षण बल का मान बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी बाह्य ऊर्जा प्राप्त करके अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और पृष्ठ पर गति करने लगते हैं। तो ये अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो ये कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। तो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर एक खाली स्थान रह जाता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है कुल मिला के, या दो निकलेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो इन इलेक्ट्रॉनों को, अंतिम कक्षा के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन ही किसी पदार्थ के आवेशित या विद्युन्मय होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये आपका आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है दोस्तों। घर्षण में यही होता है कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, जिस वस्तु का कार्यफलन कम होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकल के अधिक कार्यफलन वाली वस्तु में चले जाते हैं और वस्तु आवेशित हो जाती है, दोनों वस्तुओं पर आवेश हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर प्लस चार्ज, जिसमें जाता है उस पर माइनस चार्ज आ जाता है दोस्तों। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा घर्षण के कारण कैसे विद्युत उत्पन्न हुई, कैसे आवेशित हो जाती है वस्तु। तो दोस्तों क्लियर हुआ। तो ये आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हो गया दोस्तों आपका। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे और अगले वीडियो में आपको आवेश के प्रमुख गुणधर्मों के बारे में बताएंगे और कूलाम का नियम उसमें आपको समझाएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एक चीज क्लियर हुई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार।